नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 के बारे में। पर्यावरण प्रभाव आकलन, इसके नियम कानून बदलने के लिए सरकार ने कुछ महीने पहले एक ड्राफ्ट प्रकाशित किया था। उस पर जनता का कमेंट इनवाइट किया गया था। तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी हुई है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसको मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का भारत में क्या इतिहास रहा है उसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका सपना एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो स्टडी आईक्यू ऐप पर आपको मिलेगा यूपीएससी स्मार्ट कोर्स। इसमें स्टडी आईक्यू की सभी फैकल्टीज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और कई सर्विंग आईएएस एंड आईएफएस ऑफिसर्स का भी कंट्रीब्यूशन है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे अपने सुरक्षित वातावरण में इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इसे क्रैक कर सकते हैं। इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप और इस कोर्स के डिटेल्स को आप वहां पर देख सकते हैं। 23 मार्च 2020 को पर्यावरण मंत्रालय ने एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 जारी किया था। इसका मतलब है कि 2006 में जो ईआईए के कानून बनाए गए थे उनमें बदलाव करने के लिए सरकार ने अपना ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है। यानी कि ये कानून बनेगा, लेकिन कानून बनने से पहले सरकार इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉलिसी बिल को जनता के कमेंट के लिए ओपन कर देती है। तो सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट है वो 23 मार्च को बन गया था, लेकिन पब्लिकली ओपन किया गया था या पब्लिकली अवेलेबल करवाया गया 11 अप्रैल को। इस तरह के ड्राफ्ट्स पर नॉर्मली 2 महीने का समय दिया जाता है, जनता के कमेंट्स इनवाइट किए जाते हैं। तो 10 जून तक का समय था, लेकिन लॉकडाउन और पैंडेमिक के कारण लोग पूरी तरह से इसे देख नहीं पाए। इसीलिए कई लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि इसको एक्सटेंड किया जाए। पहले मंत्रालय मान गया, फिर वापस पलट गए अपनी बात पर, मामला कोर्ट में पहुंचा। काफी लंबी चौड़ी कहानी है, हमारे लिए काम की नहीं है। अभी केवल ये याद रखो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि इस ड्राफ्ट पर 11 अगस्त तक का समय दिया जाए, लोगों से उनके कमेंट्स इनवाइट किए जाएं। तो 2 महीने और एक्सटेंड कर दिया है टाइम। तो ये है वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। या आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की वेबसाइट से भी देख सकते हैं या फिर पीआईबी पर भी आई थिंक अवेलेबल होगा। नहीं तो मैं भी इसे अपने फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 80 पेज का डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास समय है तो इसे एक बार पढ़िएगा जरूर। अब जब पर्यावरण के लिए नया कानून लाया जा रहा है तो कायदे से क्या होना चाहिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए और सख्त कानून होने चाहिए। लेकिन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ऐसा कह रहे हैं कि 2006 के मुकाबले ये 2020 वाला कानून और ज्यादा कमजोर है और इसमें एनवायरमेंट को नुकसान होगा। क्या इश्यूज हैं सारे हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार ब्रीफली आपको बता दूं कि भारत में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का इतिहास क्या है। देखिए, 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट साइन किया गया था, भारत भी इसका सिग्नेटरी था। उसके बाद हमने एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया 1974 और 1981 में। लेकिन 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई उसने हमें बता दिया कि हमारे ये वाले कानून बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, और ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून की आवश्यकता है। भोपाल गैस त्रासदी से सबक सीखते हुए भारत सरकार ने 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया और इसी कानून में यह लिखा गया था कि ईआईए नॉर्म्स भी बनाए जाएंगे, यानी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के कानून भी बनाए जाएं, जो 94 में बनकर फाइनली तैयार हुए, लागू हुए। 2006 में उनमें पहली बार मॉडिफिकेशन किया गया और अब 2020 में सेकेंड टाइम इनमें मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। इन ईआईए नॉर्म से हासिल क्या हुआ, हमारे देश को, हमारी सरकार को एक कानूनी ढांचा मिल गया, लीगल फ्रेमवर्क मिल गया कि अगर कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, अगर वो पर्यावरण को किसी भी तरह से इंपैक्ट कर रही है, किसी भी प्राकृतिक रिसोर्स को यूटिलाइज कर रही है या फिर किसी नदी को या फिर समुद्र को कहीं पॉल्यूट कर रही है, तो उसको ओके करने से पहले एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाएगी और इस रिपोर्ट को क्लियर होने के बाद ही वो प्रोजेक्ट चालू किया जा सकता है। तो इससे ईआईए नॉर्म से हमारे पास एक रेगुलेटरी ढांचा मिल गया कि नए प्रोजेक्ट को हम रेगुलेट कर सकते हैं अगर वो पर्यावरण पर कोई भी हार्मफुल इंपैक्ट करता है। तो ये असेसमेंट होता कैसे है? देखिए, एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी बनाई जाती है। इसमें साइंटिस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं और ये ईएसी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करती है, उस एरिया में जाकर स्टडी करती है जहां पर प्रोजेक्ट बनना तय है। फॉर एग्जांपल, मान लो महाराष्ट्र के किसी एरिया में अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना तय है, तो पहले वहां पर ये टीम जाएगी, वो देखेगी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के कारण कहीं पर जंगल तो नहीं काटा जा रहा, अगर काटा जा रहा है तो कितना नुकसान होगा, अगर कहीं नदी के पास में है तो कहीं पानी यूटिलाइज किया जाएगा, कितना पानी यूटिलाइज होगा, उसका क्या इंपैक्ट होगा उस नदी पर या वाटर बॉडी पर। इस तरह की सारी डिटेल यहां पर इस रिपोर्ट में लिखी जाती है। फिर ये रिपोर्ट पब्लिक होती है, पब्लिश होती है, उस एरिया में रहने वाले लोग हैं उनसे पब्लिक कंसल्टेशन किया जाता है, यानी कि जो इस प्रोजेक्ट के कारण
इंपैक्ट होंगे उन लोगों से भी चर्चा करी जाती है, और पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद जो लोगों की डिमांड्स है या फिर जो लोगों के कंसर्न्स हैं वो भी उसमें फैक्टर इन करे जाते हैं, और फिर ईएसी फाइनल रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को। अब आमतौर पर जो भी ये ईएसी कहती है वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन 1994 में ये कानून आने के बाद क्या हमारे देश में पर्यावरण का ध्यान रखा गया है? क्या इससे कुछ फायदा हुआ है? ये ईआईए नॉर्म्स कितना इफेक्टिव हैं? तो देखिए, ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके कारण केवल पेपर वर्क बढ़ गया है। अब एक और स्टेप ऐड हो गया है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को ओके करने से पहले, तो केवल लीगल पेपर वर्क बढ़ने से पर्यावरण का कोई भी बचाव नहीं हो रहा है। ज्यादातर केसेस में ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, जिनके पास वो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर रिसर्चर्स हैं, और ये जो कंपनीज हैं या कंसल्टेंट एजेंसीज हैं ये सरकार के द्वारा ओके करी गई हैं कि आपको परमिशन है कि आप इस तरह का ईआईए रिपोर्ट बना सकते हो। लेकिन ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो हैं ये मोस्टली कॉपी पेस्ट करके बनाई जाती हैं, ग्राउंड लेवल पर रिसर्च बहुत कम देखा गया है। और अगर कोई फ्यूचर में नुकसान भी हुआ, मान लो कि किसी एजेंसी ने कहा कि नहीं यहां पर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, सरकार ने उस प्रोजेक्ट को ओके कर दिया और आगे चलकर प्रोजेक्ट नुकसान करता है पर्यावरण को, तो उस एजेंसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा सकती, उसे अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कई बार इन रिपोर्ट्स में कुछ कंडीशंस बता दी जाती हैं कि अगर आप ये डैम बनाने जा रहे हैं तो ये 10 टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको पूरी कर लो तो फिर पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। तो कंपनी जो डैम बनाती है वो तो कह देगी कि हाँ ठीक है हम पूरा कर लेंगे, लेकिन सरकार के पास ये देखने के लिए या ये जांचने के लिए कोई मशीनरी नहीं है कि वो 10 टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करी गई या नहीं। तो कंप्लायंस एक बहुत बड़ा इशू है। एक और समस्या देखी गई है वो है एग्जेम्पशन की। कई इंडस्ट्री लॉबीज और पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स सरकार पे दबाव बनाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को किसी नियम या कानून में छूट दे दी जाए, और ये एग्जेम्पशन समय समय पर किसी ना किसी इंडस्ट्री ग्रुप को मिलते रहते हैं। आप न्यूज़पेपर में कई बार ऐसी न्यूज पढ़ेंगे कि माइनिंग इंडस्ट्री को इस नियम कायदे से छूट दे दी गई है। तो ये सब प्रेशर होता है पॉलिटिकल या फिर इंडस्ट्री ग्रुप्स का जो प्रेशर है उसके कारण ये किया जाता है। अब ये एग्जेम्पशंस बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि धीरे धीरे हर इंडस्ट्री यही कहेगी कि हमें भी एग्जेम्पशन दे दो, हमें भी एग्जेम्पशन दे दो। इन ईआईए के नियमों पर इंडस्ट्री का क्या कहना है? तो पिछले 30 साल से इंडस्ट्री यही कह रही है कि ईआईए रूल्स के कारण केवल प्रोजेक्ट पूरा होने का समय बढ़ गया है, पर्यावरण पर ज्यादा इसका असर देखा नहीं जा रहा है। ईआईए रूल्स को ओके होने में 6 महीने 1 साल एक्स्ट्रा लग जाता है, तो अगर कोई प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा हो रहा था तो वो अब 5 या 6 साल में पूरा होता है। तो केवल टाइम बढ़ रहा है, रेड टेपिज्म बढ़ रहा है, कागजी कार्रवाई बढ़ गई है, और ऑफिसर्स कई बार फाइल्स को अटका देते हैं, ये इंडस्ट्री कहती है। तो इनका ये मानना है कि ईआईए के कारण केवल रेड टेपिज्म बढ़ रहा है और थोड़ा डिले हो रहा है क्लियरेंसेस मिलने में। तो अब इन्हीं सब समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, दोनों तरफ की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सरकार 2020 में कुछ अमेंडमेंट लेकर आई है। क्या होता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आते हैं पर्यावरण को लेकर, उनको भी सबको इनकॉर्पोरेट करना होता है कानून में। तो 2020 में एक नया ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन इस ड्राफ्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोगों ने उठाई हैं। तो सबसे पहला जो है इशू वो है इंक्रीज्ड डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसका मतलब है कि सरकार के पास बहुत ज्यादा डिस्क्रेशनरी पावर आ गया है, वो चाहे जिस प्रोजेक्ट को ओके कर सकते हैं केवल अगर उस पर स्ट्रेटेजिक का ठप्पा लगा दिया जाता है। तो वैसे तो ईआईए नॉर्म्स में हमेशा से ये प्रावधान था कि अगर कोई डिफेंस या सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो वो स्ट्रेटेजिक माना जाएगा, उसमें ईआईए के नियमों में हमेशा से ढील दी जाती है। लेकिन अब इस नए कानून में ये लिखा है कि डिफेंस प्रोजेक्ट्स के अलावा भी केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक कह सकती है। आप यहां पर पढ़िए, इन्वॉल्विंग अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर सरकार किसी को स्ट्रेटेजिक कह देती है तो फिर उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं दी जाएगी, और ये बहुत ही घातक हो सकता है। अगर किसी को अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवाना है बिना किसी स्क्रूटनी के, तो वो बस सरकार पर यही दबाव बनाएगा कि आप तो बस इसे स्ट्रेटेजिक घोषित करो और तुरंत क्लियर कर दो। तो ये एक बहुत डैमेजिंग प्रोस्पेक्ट हो सकता है भविष्य के लिए। अगला इशू है एग्जेम्पशन का। कई इंडस्ट्रीज और कई तरह के प्रोजेक्ट्स को सीधे तौर पर इस ड्राफ्ट में छूट दे दी गई है कि उन्हें ईआईए नॉर्म्स पूरी तरह से फॉलो नहीं करने होंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोड्स और पाइपलाइंस इन बॉर्डर एरियाज। तो अगर कोई भी नई सड़क बनती है बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर तक, एग्जैक्टली ये लिखा गया है इस नोटिफिकेशन में, एरिया फॉलिंग विद इन 100 किलोमीटर्स एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। और याद रखिए ये एरियल 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इसमें लगभग पूरा नॉर्थ ईस्ट शामिल हो जाएगा। और इस एरिया में अगर कोई भी नई सड़क बनती है, चाहे वो जंगल काट के बने, चाहे वो नदी को रोककर बने, तो उसके लिए कोई ईआईए नॉर्म्स फॉलो करना जरूरी नहीं है।
तो नॉर्थ ईस्ट में खास करके ये काफी डैमेजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत बायोडाइवर्सिटी है और सरकार काफी स्ट्रेस दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रोड्स डेवलपमेंट में। तो देखिए अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि डेवलपमेंट या एनवायरमेंट, तो दोनों के अंदर अब यहां पर सरकार प्रायोरिटी डेवलपमेंट को दे रही है, एनवायरमेंट को बाईपास कर दिया जा रहा है वाया दिस एग्जेम्पशन। देश के सभी इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट को भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और जितने भी नेशनल हाईवेज हैं जो एक्सपांड किए जा रहे हैं, 4 लेन से 6 लेन हो रहा है, 2 लेन से 4 लेन हो रहा है, उसे भी एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। और आप देखें देश में कितने सारे हाईवे हैं जो इस वक्त एक्सपांड हो रहे हैं। जहां तक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मुझे तो नजर आता है कि ऑलमोस्ट 30-40% हाईवे जो हैं देश के इस वक्त एक्सपांशन के दायरे में आ रहे हैं, उन पर काम चल रहा है। तो इन सभी को EIA नॉर्म्स में सीधे सीधे एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। तो चाहे जितने पेड़ काटो या फिर जितनी नदियों के ऊपर ब्रिज बनाओ, कोई EIA नॉर्म्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जैसे जो तड़ोबा फॉरेस्ट रिजर्व के थ्रू रोड जा रही हैं, जो हर बार न्यूज में रहता है, हर कुछ महीनों में ये न्यूज में आता है, तो अब ये रोड आराम से क्लियर कर दी जाएगी। अगर ये नेशनल हाईवे है तो इट कैन इजीली पास थ्रू द तड़ोबा फॉरेस्ट रिजर्व। अगला इश्यू है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का। तो ये 2020 का कानून ऐसा प्रावधान दे रहा है कि अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं जो ऑलरेडी पोल्यूशन कॉज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में जाकर भी उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले सकते हैं। तो चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अगर मैं कोई फैक्ट्री चला रहा हूं 4 साल से, तो मैं 5वें साल जाकर भी उसका क्लियरेंस ले सकता हूं। मुझे करना क्या है, केवल एक डिटेल्ड प्लान बनाना है और जो ओरिजिनल इंपैक्ट था उसको बस मल्टीप्लाई कर लो 1.5 से 2 गुना, और मैं वायलेशन के लिए पैसे भर दूं। पेनल्टी रखी गई है 2000 या 10,000, 2 से 10,000 के बीच में पैसे की पेनल्टी है, पर डे पेनल्टी लगेगी, जो कि कुछ भी नहीं है। बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ये मिनिमम अमाउंट है। अगर कोई इंडस्ट्री एक दिन का 1 लाख रुपए कमा रही है तो 2,000 रुपए देने में क्या दिक्कत है, अगर एनवायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इशू ये पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का है। और याद रखिए इसी साल 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में ये कहा था कि केंद्र सरकार कोई भी पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस नहीं दे सकती। तो केंद्र सरकार का ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बावजूद इस नए ड्राफ्ट में ये नियम रखा गया है। 2020 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का अगला बड़ा इशू है पब्लिक कंप्लेंट्स। इस कानून ने जनता के हाथ से कंप्लेन करने का पावर पूरी तरह से छीन लिया है। मान लो आपके घर के आसपास इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है, जो कि भारत में आप कई जगह देख सकते हैं। दक्षिण भारत में अगर आप रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि इस तरह से समुद्र तट से ट्रक्स में मिट्टी भरकर ले जाते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्सेट्रा के लिए। अब आपके घर के सामने से रोज ये ट्रक्स निकल रहे हैं, आपको पता है इलीगल माइनिंग हो रही है, लेकिन आप कंप्लेन नहीं कर सकते। कंप्लेन केवल सरकारी विभाग कर सकते हैं, या फिर जो इलीगल सैंड माइनिंग कर रहा है वो खुद कर सकता है। अब क्या खुद जो इलीगल काम कर रहा है वो कभी कंप्लेन करेगा? नहीं। लेकिन इस कानून में ये लिखा हुआ है कि सुओ मोटो वायलेटर को ही डिस्क्लोज करना है कि वो वायलेशन कर रहा है EIA नॉर्म्स का, या फिर सरकारी विभाग ये काम कर सकते हैं। पब्लिक कंप्लेन से कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। अगला इशू है कंस्ट्रक्शन परमिट से रिलेटेड। पहले 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया वाले हर कंस्ट्रक्शन को एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होता था, तो इसमें मॉल या फिर एयरपोर्ट टर्मिनल्स शामिल होते थे। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया जाएगा 1.5 लाख स्क्वायर मीटर। और इसका इंपैक्ट क्या होगा आप इस एग्जांपल के साथ समझिए। जो टियर 2 टियर 3 सिटीज के एयरपोर्ट्स होते हैं ना, उनके टर्मिनल आमतौर पर 40 से 50,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बने होते हैं। तो आप समझ रहे हो, आप 3 टर्मिनल खड़े कर सकते हो, एक नया पूरा एयरपोर्ट खड़ा कर सकते हो बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस लिए। फाइनली ये EIA नॉर्म्स कितने इंपॉर्टेंट है मैं आपको 2 रीसेंट त्रासदी जो हुई है उनके एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई थी, जहां 11 लोग मारे गए और कई हजारों लोग इससे अफेक्ट हुए थे, वो जो प्लांट चल रहा था फार्मास्यूटिकल प्लांट, वो बिना EIA नॉर्म्स को पूरा किए हुए चल रहा था। वहां पर बहुत सारा नेग्लिजेंस था, कई सारे नियम कानून कायदे उन्होंने फॉलो नहीं किए थे, और उसके कारण क्या हुआ, एक डेडली डिजास्टर। दूसरा उदाहरण है असम में जो ऑयल और गैस लीक हुई थी बागजन में, वहां पर भी EIA नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया था, कई सारी गाइडलाइंस को तोड़ा जा रहा था, उनका पालन नहीं किया गया। और ये तो मैंने केवल 2 रीसेंट एग्जांपल आपको दिए हैं। और अगर आप अपनी लोकल न्यूज को देखेंगे तो भारत के हर कोने में आपको इस तरह की खबर मिल जाएगी कि जहां पर एनवायरमेंट के नियमों को की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में आपकी यह जिम्मेदारी है कि अगर आप अपने आप को एक जागरूक नागरिक मानते हैं इस देश का, तो थोड़ा सा समय आप निकालिए और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2020 के ड्राफ्ट्स पर अपनी आपत्ति उठाइए। पहली बात तो ये समझो कि पर्यावरण केवल एनवायरमेंटलिस्ट के लिए नहीं है या फिर उन लोगों के लिए नहीं है जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पर्यावरण हम सभी के लिए है, एक एक इंसान को अफेक्ट करता है पर्यावरण हमारे आसपास का। आप अपने ऑब्जेक्शंस या फिर जो भी आपके सुझाव हैं वो सरकार को ऑफिशियली भेजिए। केवल फेसबुक पर पोस्ट करने से या ट्वीट करने से इस बार काम नहीं चलने वाला है। आपको सरकार को इस ईमेल एड्रेस पर अपने सुझाव भेजने हैं, और अगर चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर लिख सकते हैं। और वैसे मैंने आपको मेजर ऑब्जेक्शंस जो हैं वो सभी बता दिए हैं। आप अपनी तरफ से भी और रिसर्च कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं, लेकिन कुछ कीजिए एनवायरमेंट के लिए। मैं भी आज समय निकालकर
ये ऑब्जेक्शंस ऑफिशियली सरकार को इस ईमेल पर भेजने वाला हूं। आई होप कि ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बदलाव किए जाते हैं और हम हमारे पर्यावरण को बचा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।